नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। एक बार फिर पेश है हमारा खास प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल और जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब वो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। पाकिस्तान से फिर एक गीदड़ भभकी आई है। इस बार फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत को दशकों तक मजा चखाने की धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और भारत पर आतंकवाद का आरोप भी मढ़ रहे हैं। आखिर क्या है उनके इस बड़बोलेपन का इलाज? करेंगे इस पर भारत और पाकिस्तान के खास मेहमानों के साथ खास चर्चा। और रात 8:30 बजे डिबेट नंबर 2 में बात होगी बैटल फॉर बिहार, यानी बिहार चुनावों में बदलती परिस्थितियों और नेताओं के बदलती प्राथमिकताओं पर। अब तक बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री की वकालत करने वाले रामविलास पासवान कैसे अपना पासा बदल रहे हैं, क्यों उनको लालू यादव देश का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, ये भी आपको समझाएंगे। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे तक डिबेट नंबर 1, पाकिस्तान भूला अपनी हार। यकीन नहीं आता तो सुनिए एक बार फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हार विलाप। भारतीय वजीर आजम जो है पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। 50 साल हो रहे हैं, 1965 की जंग में हमने जो भरपूर दिफा किया था अपनी सरजमीन का, अगर दोबारा हम पे जंग ठोसेगी तो इंशाल्लाह ताला भारत के ऊपर उससे बड़ा नुकसान जो है हम इन्फ्लिक्ट करेंगे और भारत उससे बड़ा नुकसान उठाएगा। ख्वाजा इतिहास को बदलने छुपाने की कोशिश करते हुए नया इतिहास रचने का दावा कर रहे हैं। भारत को दशकों तक सजा भुगतने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, भारत पर दहशतगर्दी का भी आरोप लगा रहे हैं। बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो हैं वो भारतीय जहरियत का शिकार हुए हैं। वक्त आ गया है कि हम इसको सफारती सतह पे भी उठाएं और जो है मौके के ऊपर भी जो है भारतीय जहरियत का भरपूर जो है वो जवाब दें। पाकिस्तान से लगातार आ रही भारत के लिए नफरत की बोली अब एनएसए सरताज अजीज ने भी कह दिया है कि कश्मीर के बिना भारत से कोई बात नहीं होगी। इन्होंने कुछ दिन पहले परमाणु बम होने का दम्भ भरा बयान दिया था। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारतीय उपमहाद्वीप शांति के रास्ते पर आगे बढ़े? क्या पाकिस्तान निभाना चाहता है हमेशा भारत के साथ दुश्मनी? हम तो पूछेंगे, क्या पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है? तो एक बार फिर दोहराते हैं, हम तो पूछेंगे में हमारा आज का सवाल है कि क्या पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत आ चुकी है? हाँ के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर Y और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N। अपनी राय हमारे नंबर 51818 पर SMS करें। इसके साथ ही #HTP लिखकर आप ट्वीट कर भी अपने सवाल, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा आज इस डिबेट का टॉपिक है, हैशटैग है पाक क्राइज वॉर। उस पर जाकर भी आप अपनी राय इस शो में शुमार करवा सकते हैं हमारे साथ। इसके साथ साथ आप IBN खबर के फेसबुक पेज पर जाकर भी अपनी राय रखें और आपकी राय को इस शो के दौरान हम जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का परिचय अब आपसे कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन अनिल बलूनी मेरे साथ हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में है। वहीं पाकिस्तान से दो और पॉलिटिकल फेसेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर लीडर नवीद चौधरी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता सादिया खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। पहले 60 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के लिए अनइंटरप्टेड और उसके बाद डिबेट को शुरू करेंगे। बारी बारी से एक एक पैनलिस्ट के पास आऊंगा। जनरल GD बख्शी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के NSA, इसके पहले कि BSF और रेंजर्स के बीच बातचीत शुरू हो, उसके पहले कह देते हैं कि हमको सभी आउटस्टैंडिंग इशू पर बात करनी है। अब BSF और DG रेंजर से बात करेंगे, वो क्या उनको कश्मीर पर भी बात करनी चाहिए?
क्या पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत से मुंह मोड़ने का रास्ता ढूंढ रहा है? जनरल बख्शी। बेशक, देखिए, जब से तीसरी बार पहल करी मोदी सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत करने की ऊफा में, एक जॉइंट एग्रीमेंट के ऊपर जो है ड्राफ्ट एग्रीमेंट साइन किया गया जी, और स्याही सूखी नहीं कि इन लोगों ने जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है तिल में ला गई और इन्होंने तो झड़ी लगा दी, बॉर्डर पे फायरिंग की, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, रिहायशी इलाकों के ऊपर। और उसके बाद जब ये काफी नहीं लगा इनको तो इन्होंने जो है आईएसआई को छोड़ दिया कि उन्होंने गुरदासपुर, उधमपुर, जम्मू कश्मीर में एक और झड़ी लगा दी टेररिस्ट वारदातों की। तो अब बात यह है कि ये लोग तो टॉक्स तोड़ने पर आमादा थे और अब ये टॉक्स तोड़ के बैठ गए हैं। अब टॉक्स तोड़ के बैठे, चुप बैठे, मेरा ख्याल तो समय आ गया है कि इनको इग्नोर किया जाए। कोई जरूरत नहीं है हमें जा के बार बार। जी जी जी, जनरल बख्शी, आपका 60 सेकंड पूरे हुए। मैं आऊंगा लौट के आपके पास। अब चलूंगा पाकिस्तान के मेहमान के पास। नवीद चौधरी साहब, आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान, इस बार हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा सफर करना होगा, क्या मतलब निकाला जाए? एक हफ्ते के अंदर बातचीत होनी है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश? देखिए, इसके लिए तो आपको सबसे पहले अपने आप को देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि शुरू से ही कि टॉक्स हो, लेकिन जो माहौल इंडिया में क्रिएट किया गया, और आपको पता है कि टॉक से पहले, नेशनल सिक्योरिटी की टॉक से पहले जो एक माहौल हो गया था गर्म, और ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि जिसमें नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आपको यही चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से आप इसको हाईलाइट करवाएं और ये जंग की तरफ लेके जाएं। और ऐसे ऐसे बयान दोनों तरफ से आ रहे थे, नहीं एक तरफ से बात नहीं करना, ये दोनों तरफ से थे। और फिर जिस तरह वायलेशन होती रही LOC की, वो भी आपके सामने है। यहाँ भी सिविलियन मारे गए, आपके बकौल वहां भी सिविलियन मारे गए। तो ये माहौल एक टेंशन क्या दिया गया। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और आप बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर, तो फिर आपके इस सोचो से निकलना पड़ेगा कि आप एक ऐसा टेंस माहौल पैदा करें। आपको चाहिए था कि वहां एक माहौल पैदा करते जिसमें लोग आगे बढ़ते। लेकिन चौधरी साहब, आपके 60 सेकंड हुए। मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अनिल बलूनी भी हैं। बलूनी साहब, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ठीकरा हिंदुस्तान के सर पर फोड़ते हैं, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के सर पर जिम्मेदारी डालते हैं। आखिरकार इस खित्ते में, इस इलाके में शांति कैसे होगी? देखिए सुमित जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो बयान आया है वहाँ के रक्षा मंत्री का, ये बहुत ही बचकाना, अपरिपक्व और गैर जिम्मेदाराना बयान है। और आप देखिए, आप देखते ही होंगे कि हर वक्त जो कमज़ोर होता है, जो मजबूर होता है, वो चिल्लाता ज़्यादा है, असहाय आदमी ज़्यादा चिल्लाता रहता है। तो कश्मीर जो पाकिस्तान है वो जिस तरीके से कमज़ोर है उस तरह से शोर मचाता रहता है। आपने सुना होगा अज्जल गगरी झलकत जाए, हमारे यहाँ जो कहावत है, ये अज्जल गगरी है पाकिस्तान की। तो इसलिए आप देखिए कि एक और कहावत मैं जरूर सुनाना चाहूँगा सुमित जी, बंदर के हाथ में तलवार वाली भी कहावत आपने सुनी होगी। आज पूरे विश्व समुदाय को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान का रक्षा मंत्री परमाणु बम की धमकी दे रहा है, कि क्या ऐसे देश के पास, जहां का रक्षा मंत्री ऐसा बयान देता है, उनके पास परमाणु बम रहना चाहिए क्या? इसलिए पूरे विश्व समुदाय का सोचना चाहिए कि कैसे गैर जिम्मेदाराना देश के पास इस तरह की ताकत है और पाकिस्तान से इस तरह की शक्तियां ना हो, ऐसा पूरे विश्व समुदाय को सोचना चाहिए। जी जी, आपके 60 सेकंड पूरे हुए अनिल साहब। मैं लौटूंगा आप सबके पास, एक बार पांचों पैनलिस्ट हो जाएं। अब जाऊंगा सादिया एस खान के पास, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी की मेंबर हैं, लीडर हैं। सादिया जी, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं पाकिस्तान के बिहाफ पे, चाहे डिफेंस मिनिस्टर का हो, चाहे सरताज अजीज का हो, क्या माना जाए? क्या वाकई में पाकिस्तान के हुक्मरान सीरियस हैं हिंदुस्तान के साथ बातचीत को लेकर? देखिए, सीरियस तो आप जरा सा एक साल पीछे चले जाइए तो यू विल सी के पाकिस्तान में जब इनविटेशन आया था मोदी साहब के इनविटेशन का, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया था इस होप के साथ
कि हम पीसफुल टॉक्स को आगे बढ़ाएंगे। बट वेरी अनफॉर्चुनेट इंडिया की साइड से हमेशा हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। ना सिर्फ पिछले दिनों पीस टॉक्स को सस्पेंड किया गया हुर्रियत को एक्सक्यूज बना के, बल्कि इसके साथ साथ फर्दर व्हाट दे डिड जो आपके सामने है कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हर दूसरे दिन की जाती है, जिससे तकरीबन 9 बेगुनाह लोगों की डेथ हुई है। ख्वाजा साहब की जो स्टेटमेंट है वो इसके पर्सपेक्टिव में है कि अगर आप हमारे घर पे फायरिंग करोगे, हमारे घर को अटैक करोगे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अस कि हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, तो यू आर ऑन फॉल्ट। प्लस आई वांट टू रिप्लाई कि आपके जो मिस सादिया, आई विल कम बैक टू यू। आपके से ओपनिंग रिमार्क से 60 सेकंड्स पूरे हुए। आलोक बंसल, सबसे आखिर में अब आपकी बारी है। सादिया जी की बातें आपने सुनी, सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम बातचीत से भाग रहे हैं, हुर्रियत को हमने इन्वॉल्व करने से मना किया और नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत और उनका पाकिस्तान सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि पहली पहल तो प्रधानमंत्री मोदी ने ली, उन्होंने सबको बुलाया, प्रधानमंत्री नवाज को बुलाया। उसके बाद अगर आप ऊफा में देखें तो उसमें भी भारत ने पहल की, बातचीत की, एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया दोनों देशों ने। अब उसके बाद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उनको वापस जाके इस बात से पलटना पड़ा। अगर आप उस जॉइंट स्टेटमेंट को देखें तो उस जॉइंट स्टेटमेंट के अनुसार रोड मैप चल रहा था और एनएसएस को मिलना था, उसमें कहीं कश्मीर का मुद्दा नहीं था, लेकिन उसके बाद जाके वो पलट गए। तो ये तो पाकिस्तान की गलती है। जहां तक सवाल रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट का है तो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है 65 की लड़ाई में ये मानता है कि उनकी बहुत बड़ी फतेह हुई थी। वो दिफाए पाकिस्तान जो डे है वो उसके ऊपर सेलिब्रेट करते हैं और इसके संदर्भ में शायद ये उन्होंने स्टेटमेंट दी जो डींगे हाँकता है हर राष्ट्र का जो रक्षा मंत्री है, तो वो उन्होंने की, चूंकि उनको मालूम है कि आज पाकिस्तान की हालत कमजोर है जिस तरीके की स्थिति चल रही है। जी आलोक जी, 60 सेकंड पूरे हुए। अब डिबेट ओपन है, आप पांचों अपनी बारी का इंतजार किए बगैर भी हाथ उठाकर या आवाज देकर डिबेट में शामिल हो सकते हैं। नवीद चौधरी साहब, सुना आपने हिंदुस्तान के एक्सपर्ट्स को। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है नवीद साहब, अगर आपको लगता है कि भारत के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं है और तो इस प्रोसेस को बंद कर दिया चाहिए, या ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है कि भारत जो इकोनॉमिकली बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है उसको डिटेल कर दिया जाए, पाकिस्तान को हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ या टेररिज्म के साथ उलझा के रखा जाए ताकि हिंदुस्तान अपने बिजनेस के एजेंडे पर, इकोनॉमी के एजेंडे पर आगे ना बढ़ पाए। क्या ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है चौधरी साहब? मैं नहीं समझता कि ये स्ट्रेटेजी है, ना मैं समझता हूँ कि डायलॉग्स को पोस्टपोन किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों तरफ से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसमें, अब देखो ना, हुर्रियत से मीटिंग जो थी को पहली दफा तो नहीं होने जा रही थी, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने करवाई और से बहुत से लोगों ने करवाई। आज इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है और इसलिए इस इशू बना के आप पोस्टपोन कर देते हैं। चौधरी साहब, ये इसलिए इशू बनाया गया कि चौधरी साहब ये इसलिए इशू बनाया गया, मैं आपकी मेमोरी को थोड़ा याद दिला दूं, लास्ट ईयर सितंबर में हुर्रियत को बुलाने के पीछे ही फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स रोक दी गई थी, हो नहीं पाई थी बीच में। तो आपको इस बात की जल्दी क्या थी? एक बार बातचीत होने देते एनएसए लेवल की। आपसे पूछता हूँ, ये मोदी साहब के आने के बाद जो ये तब्दीली आई है, ये हॉकिश पॉइंट ऑफ व्यू जो आया, वो क्यों वाजपेयी साहब के बाद दौर में क्यों नहीं था? क्यों भाई, आपको हमारा हॉकिश रुख पसंद क्यों नहीं है? आप हमको डॉविश रुपी क्यों देखना चाहते हैं भाई? नया प्राइम मिनिस्टर है, नई स्ट्रेटेजी है, नई सरकार है। जब आप खुद मानते हैं कि कश्मीर एक इशू है, तो इस इशू को सॉल्व करने, और आपने उसी टॉक में लिखा हुआ है कश्मीर इशू है, या तो बड़ा उस टॉक में ना लिखा हो कि ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो फिर तो मैं कहूँ ऊफा के जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र नहीं था, इसीलिए 14 जुलाई को लौट के सरताज अजीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी इस्लामाबाद पहुंचकर। नहीं, वो तो आपको भी पता कि आपके स्पोक्स पर्सन ने खुद ही एक स्टेटमेंट दे दी थी जो कि ना कंसेंट नवाज शरीफ साहब का था ना मोदी साहब का था। वो एक आपकी ब्यूरोक्रेसी जो इस तरह से खेलती है वो आपसे छुपी नहीं है। अरे नवीद साहब दुनिया भर के कैमरे थे वहां पे, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद थे वहां पे जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भाई मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि अगर तो दोनों ने, अगर मोदी साहब ने और ये नवाज शरीफ साहब ने इकट्ठी जॉइंट स्टेटमेंट दियो, तो फिर तो मैं कहूँ वो आपके जो बाबू है, वो जो बाबू जो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर आपके भी इस्तेकाम हो और हमारे भी इस्तेकाम हो, उस तरह का माहौल पैदा करते हैं। और आज इस तरीके से जंग की बातें की जा रही है,
जंग की बातें इसलिए की जा रही कि रोजाना आपके शहरी मरते हैं या हमारे शहरी मरते हैं, तो उसकी वॉयलेशन तो जी, NOC की हो रही जनरल है। बख्शी बोलना हम चाह रहे हैं सबको आपकी बात सोचना पे। चाहिए इसके बारे में। जंग की बात भारत कर रहा है जनरल बख्शी। नावेद साहब, आपने एक रिटन दस्तावेज पे दस्तखत किए थे। क्या जरूरत थी, अगर उसमें कश्मीर का नाम नहीं था तो आपको साइन करने की? साइन क्यों किया? दस्तावेज पे जो सिग्नेचर हुए वो केवल ये था कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिलेंगे, टेररिज्म पे बातचीत करेंगे, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो सरगना है, जो हेड्स हैं, वो मिलेंगे, बॉर्डर इंसिडेंट्स पे बात करेंगे, और फिर लास्ट में हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में और जो ऑपरेशनल लेवल पे वो बातचीत होनी थी। दिस वॉज सपोज टू सेट द स्टेज फॉर एनीथिंग एल्स। आपने कहां से रिटन में साइन करने के बाद, कौन देश ऐसे पलटता है, ऐसे मुकरता है घंटों के अंदर? या तो आप साइन मत करिए। अगर आप रिटन दस्तावेजों से साइन करने से आप इस तरह पलट जाएंगे तो कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर? एज इट इज लोगों को आप पे बहुत कम विश्वास है। ओसामा बिन लादेन को आपने पाल रखा, मुल्ला उमर को आपने पाल रखा, आपने जो है वहां पे सराजुद्दीन हक्कानी को पाल रखा है। आपके यहाँ भी बहुत से है, गुजरात का फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा। आपके यहाँ भी बहुत से हैं, ये रिटोरिक बातें हैं, इन रिटोरिक बातों से बाहर निकलना पड़ेगा। गुजरात के फैसले में आप कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले? आपने शियाज के साथ क्या किया है? आपने अपने शियाज के साथ क्या किया है? क्यों आप उनको बसों से निकाल कर मार रहे हैं? क्यों आप वहां जो मुहाजिर लोगों को तंग कर रहे हैं? क्यों आप बलूचिस्तान के जो लोगों के ऊपर उनकी खून के प्यासे हो गए? पुरसुकून हालात नहीं है, इसलिए इस तरीके से कहना, जब आपने मुसलमानों के साथ जो कत्लेआम किया वो किसी छुपा हुआ तो नहीं है ना, यहाँ तो छुपा हुआ है। और जो आपने शियाओं के साथ कत्लेआम किया, नहीं, जो आपने शियाओं के साथ कत्लेआम किया, जो आपने कत्लेआम किया अपने गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के साथ, जो कराची में मुहाजिर बेचारे हिंदुस्तान घर बार छोड़ के आपके पास गए थे, क्या हाल किया है आपने उनका? क्या ये दुनिया को मालूम नहीं? और आपने अपनी माइनॉरिटीज को गिना है कभी? जो 15% होती थी हिंदू माइनॉरिटी, आज 2% से कम हो गई है। और आप हमको पाठ बता रहे हैं कि हाउ टू डील विद माइनॉरिटीज। हमारे तो मुसलमान भाई बड़े। ये एक्सप्लॉयटेशन आपकी है। नहीं, तो आप हमारी अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने वाले, आपको क्या हक है? कौन होते हैं आप? अपना घर ठीक करिए पहले। ये तो पहले आप अपना घर ठीक करिए, आगे बढ़ावे और लोगों के जज्बात को इफ्तार में लाएं। मैं इफ्तार में लाने के चक्कर में नहीं हूं ना। नवीद चौधरी साहब, मैं सादिया खान को इन्वॉल्व करना चाहूंगा इस डिबेट में। पाकिस्तान की एक और मेहमान हमारे साथ हैं, रूलिंग पार्टी की मेंबर हैं सादिया जी। सादिया जी, आपको लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर के इस तरह के स्टेटमेंट के बाद, NSA के इस तरह के स्टेटमेंट के बाद, अब किसी भी लेवल पर बातचीत संभव है? आने वाले कुछ वक्त में सार्क में अगली बार पाकिस्तान को मेजबानी करनी है, तमाम सार्क कंट्रीज को पाकिस्तान पहुंचना है, लेकिन जो जमीन तैयार की जा रही है उसको लगता है कि सार्क को भी फेल करने की तैयारी में है पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले तो आई वांट टू रिप्लाई, ये जो आपके बाकी गेस्ट हैं, जनरल बख्शी मेरे बड़े मोहतरम हैं और बुजुर्ग हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करती हूँ। आई डू रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनकी हमेशा मैंने देखा है कि आईज भी क्लोज है और माइंड भी क्लोज है। आज से 20 साल पहले जो इनकी स्टेटमेंट थी, आज तक इनकी वही स्टेटमेंट होती है, ना वो कभी बदली है, ना इनका माइंडसेट कभी बदलेगा। ऐसे लोग अगर रहेंगे दोनों तरफ के किसी भी एक तरफ, तो कभी भी पीस नहीं आएगा। सेकंड थिंग इज कि ये इनकी गलत फहमी है, इनको ये दूर करनी चाहिए। पाकिस्तान इज नॉट अ वीक स्टेट। पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रीजन। पाकिस्तान पीस लवर है। पाकिस्तान में हमेशा पीस टॉक्स की हिमायत की है, क्रॉस बॉर्डर भी की है, विद इन पाकिस्तान भी की है। और अगर जो ये नहीं समझते तो वो किसी भी गलत फहमी का शिकार है। सेकंड थिंग इज कि पाकिस्तान का वीक और स्ट्रॉन्ग का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक एटॉमिक पावर है, इस बात को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। दुनिया ने पाकिस्तान की हैसियत को तस्लीम किया हुआ है, तो ये जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठे हैं, हु दे आर टू डिनाई इट। सेकेंडली, इंशाल्लाह पाकिस्तान सार्क जो कॉन्फ्रेंस है उसको होस्ट करेगा और मोस्ट वेलकम टू एवरीबॉडी हु वांट्स टू कम एंड जॉइन अस। हम हमेशा वेलकमिंग रहेंगे। का कंपैरिजन कर लें और आप चाहती हैं कि लड़ाई के मोड में हम चले जाएं, युद्ध के मोड में हम चले जाएं, और आप बहुत ज्यादा क्लियर है, आप बता रही हैं कि हमारे पास एटमी पावर हमारे पास भी है। आपके शो में हाँ, मैं उसी पर कह रहा हूँ। हो रही है आपके शो में,
लड़ाई तो ऑलरेडी गोइंग ऑन है आपके शो में और वो ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। बट आई जस्ट वांट टू रिप्लाई दिस, मैंने वो रिप्लाई किया जनरल है। बख्शी जवाब देना, जनरल बख्शी आप जवाब देंगे कि मैं आलोक बंसल जवाब दें आपकी तरफ से? वो भी हाथ उठा रहे हैं। हाँ नहीं, एक मिनट मैडम, मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा, आप प्लीज बताइए, ये जब से मोदी सरकार आई है जो 3 पीस इनिशिएटिव हुए हैं वो किसने शुरू किए? हु इनवाइटेड योर प्राइम मिनिस्टर? मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनवाइट किया। किसने इनिशिएटिव लिया प्राइम मिनिस्टर्स के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के साइडलाइन पे मिलने का? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ऊफा का इनिशिएटिव किसने लिया? प्लीज लेट्स बी रीजनेबल। किसने लिया ऊफा का इनिशिएटिव टू स्टार्ट पीस टॉक्स? हर बारी हम ये करते हैं, हर बारी आपकी फौज, आपकी आईएसआई, जिनकी अहमियत घट जाएगी पाकिस्तान में अगर लड़ाई भारत से बंद हो जाए, वो ऐसे ताबड़तोड़ फायर खोलते हैं, वो ये सब ऐसी हरकतें करते हैं कि पीस टॉक्स बिल्कुल डिरेल हो जाए। आलोक बंसल ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, दोष दे रही है। फिर मैं सादिया जी आपका जवाब लेता हूं। आलोक जी आप ऐड सादिया जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब पिछली सार्क समिट हुई थी आपके देश में, तो आपने साफ्टा के ऊपर एक रोड मैप बनाया था। उसके बाद हम MFN स्टेटस देने वाले थे। आपके जो वजीर आजम है उन्होंने काफी कुछ कहा बिजनेस के ऊपर, पर क्या हुआ? आपकी फौज ने क्या किया? दिफाए पाकिस्तान मूवमेंट जो चला उसने क्या किया? आज भी आप WTO के अनुसार भारत को, और फिर आप पीस की बात करते हैं, और ऊपर से आपके जो रक्षा मंत्री हैं वो बोलते हैं हम एटमी बम का प्रयोग करेंगे। हमने हर बार आपकी तरफ हाथ उठाया। लाहौर हम बस लेके गए थे, आपने क्या किया? कारगिल। और हमने जितने भी पीस इनिशिएटिव हुए हैं सरकार के आने के बाद, सारे भारत ने शुरू किए हैं, और आप हर बार दस्तावेज पे दस्तखत करने के बाद आप मुकर गए हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको शांति चाहिए, क्योंकि अब भारत ये समझ गया है कि ये साफ्टा, साउथ एशियन सार्क आगे नहीं बढ़ रहा। इसलिए हमने BBIN शुरू किया, क्योंकि हमें लगा अगर पाकिस्तान पूरे क्षेत्र को रोकना चाहता है तो हम पूर्व की तरफ बढ़े। सादिया जी जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इनकी मैं वो गलतफहमी भी दूर करूंगी जवाब के साथ साथ। जवाब ये है कि जी देखिए, पाकिस्तान के पास इंडियन इन्वॉल्वमेंट के कंप्लीट प्रूफ मौजूद हैं। जो टेररिज्म इंडिया पाकिस्तान में करता रहा है रॉ के थ्रू, उसके तमाम प्रूफ मौजूद हैं। इंसर्जेंसी में इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की जो बलूचिस्तान में, उसके तमाम प्रूफ मौजूद हैं। और पाकिस्तान इज ऑल सेट टू प्रेजेंट दिस टू यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि इंडिया इस दफा टेबल पर नहीं आया और इनको ये शक था या डर था कि पाकिस्तान इस दफा ये सारे प्रूफ्स लेकर आएगा, तो इसलिए इन्होंने एक्सक्यूज देकर पीस टॉक्स को जो है वो सुबह स्टार्ट किया। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आगे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। लेकिन देखिए, मैं यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं पाकिस्तान की पीपल्स, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ मैं पाकिस्तान की आवाज भी हूँ, और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ तमाम सीनियर मेंबर्स को, तमाम ओल्ड पार्लियामेंटेरियंस को भी, बख्शी साहब को भी, यही कि हम पीस चाहते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव होप के साथ तमाम टीवी शोज में अपीयर होती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि दूसरी साइड से अटैक शुरू होता है और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप मेरे बाकी शोज देख लीजिए। हम आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं सादिया, हम आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, आपके NSA ने क्या कहा। पाकिस्तान यहाँ देखिए कि हम आपको कितना वार्म वेलकम देंगे, कितना आपको मोहब्बत और प्यार देंगे। आप ये पुरानी चीजों से बाहर निकलेंगे, जो इंसर्जेंसी वही बात जनरल बख्शी ने कही थी कि सारे इनिशिएटिव बीते 1 साल के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से लिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से लिए गए हैं। नवाज शरीफ की तरफ से एक इनिशिएटिव आप गिना नहीं सकते हैं, बताइए ना। रोल समझती हूँ मैं, इसमें मीडिया का भी रोल समझती हूँ कि मुझे आप इनिशिएटिव गिनाइए ना, मुझे मिलता है, कभी नेगेटिव मिलता है, इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। इट्स नॉट ओनली गेम। आप इनिशिएटिव का जिक्र करिए ना, पाकिस्तान ने क्या इनिशिएटिव लिया पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने को लेकर, बताइए मुझे, एक बताइए। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। उफा में इसकी जो अपकमिंग मीटिंग थी जो कि कैंसिल की गई है इंडिया की तरफ से पिछले दिनों, इसको पाकिस्तान ने प्रपोज किया था, इंडिया ने डेट्स दी, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद अगर दूसरी तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं बचा था कि अब क्या करें, क्योंकि ये तो आगे ही बढ़ते चले आ रहे हैं, तो हुर्रियत को एक्सक्यूज बना के उसको जॉइंट स्टेटमेंट पे सिग्नेचर होते हैं और 4 दिन बाद जाकर कहा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पाकिस्तान में, हम सब ने देखा था। वो पाकिस्तान लगातार डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। हमने भी सुषमा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखी थी। आप मुझे कहें कि कल मैं जर्मनी के टूर पे जा रहा हूँ, तो व्हाट इज दिस?
तो सुषमा जी को तो मिलना ही नहीं था, सुषमा जी को मिलना ही नहीं था, सुषमा जी का तो प्लान था, वो तो एनएसए लेवल की टॉक्स थी। अरे सादिया जी दिस इज नॉट डन। तुमको आना है आओ, नहीं आना ना आओ। सादिया जी नहीं, ये नहीं कहा नहीं आना बताओ, ये कहा आओ तो हुर्रियत से बातचीत नहीं होगी। वेरी प्रिसाइज, वेरी कॉन्क्रीट। उसमें कोई हिंदुस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं था। टेररिज्म पर बातचीत होनी थी, टेररिज्म पे आप बात करते तो आप मोस्ट वेलकम थे। पाकिस्तान ने सिर्फ यही बोला कि जितने भी ऐसे इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करना चाहिए हम उन पे बात अनिल बलूनी एक लास्ट कमेंट आपका लूंगा, आप कट गया था शुरू में सिग्नल। एक्सेप्ट किया था कि कश्मीर इज एन इशू। जब कश्मीर इशू है तो आप इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? अरे आप एक लेवल की बातचीत होने देते, उसके बाद होता। आप पहले उसको रिजॉल्व करें, बाकी सब पे आए। अनिल बलूनी आप रिस्पॉन्ड करिए, मुझे वाइंड अप करना है इस डिबेट को, डिबेट नंबर 2 पे जाना है। आप सिर्फ टेररिज्म को देखना चाहते हैं। वी वांट टू रिजॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। संपर्क टूटा हुआ रहा, मुझे अभी भी आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आज कि 67 सालों से 68 सालों से बातचीत चल रही है। और सुमित जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए सुमित जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। जो जिन लोगों को इसकी परेशानी हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इतने सालों से बातचीत हो रही है, इसका कोई हल नहीं निकलता है। अब एक ऐसी सरकार है जो अपना समय खराब नहीं करती है, लेकिन अगर कोई कॉन्क्रीट बात पाकिस्तान को करनी है, वाकई समस्याओं को सुलझाना है, तो ईमानदारी से बातचीत की टेबल पर हम बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन इधर से भाग भूग के बात नहीं चलेगा। पाकिस्तान खुद पूरी तरह से फेल हो चुका है। खुद परमाणु बम की बात हमें करते हैं, खुद परमाणु बम के ऊपर बैठे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। इसलिए हमको ना ज्ञान दें। अगर बातचीत करना चाहते हैं, मसलों को सुलझाना चाहते हैं, तो आए, ईमानदारी से आए और बात करें। हम बात के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैं आप पांचों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। लास्ट कमेंट के साथ वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। डिबेट नंबर 2 भी मुझे शुरू करना है, वो भी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन हमारा सवाल भी आज यही था कि क्या पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है? हजारों की संख्या में आपके एसएमएस मिले हैं और उनके मुताबिक 95% 95% लोग कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। वहीं 5% दर्शक ऐसा नहीं मानते हैं। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है और जितना हिंदुस्तान के साथ तनाव रहता है, टेंशन रहता है, पाकिस्तान की लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उत्साह बना रहता है कि हिंदुस्तान को हमने परेशान कर रखा है। और शायद ये पाकिस्तान हुकूमत की, पाकिस्तान की फौज की एक सोची समझी रणनीति भी है, साजिश भी है कि पाकिस्तान को अपने साथ, हिंदुस्तान को अपने साथ उलझाए रखो ताकि भारत आर्थिक तौर पर प्रगति उन्नति ना करने पाए। हमने आज अपने रेड एफएम के श्रोताओं से भी पाकिस्तान के संदर्भ में यही सवाल पूछा था। देखते हैं क्या कहना है रेड एफएम कानपुर के श्रोताओं का। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन तो हो ही रहा है, साथ में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। वहाँ के रक्षा मंत्री परमाणु धमकी देते हैं, तो क्या पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है? सिविल लाइन से प्रदीप का कहना है कि बिल्कुल जरूरत है। हमारी सेना के सामने उनकी सेना है नहीं। कुछ दिन पहले कश्मीर में एक आतंकवादी पकड़ा गया था। वो कहता है कि 6 दिन मैं बिना कुछ खाए लड़ सकता हूँ, मैं इतना ट्रेंड हूँ। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि वो इशारों में पाकिस्तान की हकीकत बता रहे हैं। घर पे इनवाइट कर रहे हैं और बोल